इसी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तपेश चौधरी साहब के पास चलूंगा। चौधरी जी, एक बार फिर से एपी सिंह साहब ने विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि भारतीय सेना ने, वायुसेना ने किस तरीके से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद दिया। S-400 का भी जिक्र हुआ और बताया कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान हमने गिरा दिए और एक बड़ा विमान भी उसमें शामिल था। कुल मिलाकर छह निशाना बनाया। इसमें किस तरीके से S-400 डिफेंस सिस्टम ने भारत की मदद की और एक ऐतिहासिक परिचय दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। इन सबके बीच चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है, या फिर यूं कहें कि आज चर्चा, एक तो एपी सिंह साहब का बयान हो गया, दूसरा पाकिस्तान की नज़दीकियां जो धीरे धीरे अमेरिका के साथ बढ़ रही हैं। ये तमाम सारे संकेतों के बीच बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल कर आ रही हैं। आप क्या मानते हैं? मनोज जी, जब भी कोई ऑपरेशन प्लान किया जाता है, जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से प्लान किया गया था, तो किसी भी पॉलिटिकल एम को मिलिट्री एम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब हम मिलिट्री एम में कन्वर्ट करते हैं और हमें फ्री हैंड दिया जाता है, तो हम उस ऑपरेशन को प्रॉपर प्लानिंग और एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ तैयार करते हैं। मैं इसमें एक डाउट बहुत जो दिनों से चल रहा है, जो राहुल गांधी जी की स्पीच में भी संसद में आया है कि हमारे पायलट्स के हाथ बंधे हुए थे, मैं उस पर थोड़ा सा पहले 1 मिनट का टाइम लूंगा और बताना प्लीज आराम से बताइए। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई मिशन प्लान करते हैं तो उसकी क्रिटिकलिटी प्लान की जाती है। क्रिटिकलिटी मैट्रिक्स होती है कि हाउ क्रिटिकल दिस मिशन इज। उस क्रिटिकलिटी के हिसाब से उस मिशन में एट्रिशन डिसाइड होता है कि अगर हम इस मिशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें कितने लॉसेज एक्सेप्टेबल हैं। तो ये एट्रिशन लेवल डिसाइड होता है। तो अगर हम ये कहें कि हमारे पायलट के हाथ बंधे हुए थे, नहीं। अगर हम ये कहें कि रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ये भी गलत है। रेस्ट्रिक्शंस था। पॉलिटिकल एम हमें ये मिला कि हमें कोलेटरल डैमेज नहीं करना है और हमें मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं करना है, क्योंकि हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स को इस तरह से तय किया था। तो जब इस तरह के मिशन होते हैं जिसमें हम दुश्मन के मिलिट्री टारगेट्स को हिट नहीं कर सकते, तो वो मिशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल और रिस्की होता है। यानी कि उसमें एट्रिशन लेवल एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके उस मिशन को प्लान करके उस एट्रिशन लेवल को एक्सेप्ट करके उस मिशन को एग्जीक्यूट किया। अब आप देखिए, तो इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन एयरफोर्स ने लगाया क्योंकि मिलिट्री एम कुछ और था बेस्ड ऑन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। और इस केस में अगर मैं ये कहूं कि आप रेस दौड़ रहे हैं 100 मीटर की और आपके बीच में क्रैम्प आ गया, तो आप उस क्रैम्प की बात करेंगे या रेस किसने जीती उसकी बात करेंगे? तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव था एस्केलेशन मैट्रिक्स के हिसाब से, हमने वो अचीव किया नहीं किया, लॉसेस कितने हुए, इट डजंट मैटर। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जहां तक S-400 की बात है, दूसरी बात को भी मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूं, क्योंकि कुछ लोग आकाश तीर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग S-400 की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आकाश की बात कर रहे हैं, और आकाश तीर में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, आकाश तीर जो सिस्टम है वो आर्मी के सारे जितने भी वॉर लड़ने के संसाधन हैं उनको नेटवर्क किया गया है आकाश तीर के थ्रू। नेवी के जितने भी संसाधन हैं उसको त्रिगुण के थ्रू नेटवर्क किया गया है। एयरफोर्स के जितने संसाधन हैं उनको एफनेट, एयरफोर्स नेट के थ्रू नेटवर्क किया गया है। ये सारे आकाश तीर, त्रिगुण और एफनेट, IACCS इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको एयरफोर्स कंट्रोल करती है, ये अपनी सारी पिक्चर्स और सारे जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन IACCS ऑप्स रूम को भेजते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एयर स्काई की रक्षा करना एयरफोर्स का काम है। तो एयरफोर्स इन पिक्चर को आइडेंटिफाई करके और वापस इंस्ट्रक्शंस इन सारी फौजेस को देती है। तो कोई, इसका मतलब मैं ये कहना चाहता था कि कोई भी वेपन आइसोलेशन में नहीं लड़ा, सारे वेपन इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में लड़े। अब उसमें S-400 क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने जो सवाल किया, S-400 की रेंज है 400 किलोमीटर। पाकिस्तान के पास H-4 ग्लाइड बॉम्ब बहुत पोटेंट वेपन है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। यानी कि वो बिना अपनी रेंज में आए हुए कम से कम 70-80 किलोमीटर अपनी सीमा में रहते हुए आपके टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है H-4 बॉम्ब की। लेकिन अगर मेरे पास 400 किलोमीटर की पोटेंट मिसाइल है, तो इसका मतलब कोई भी एयरक्राफ्ट 400 किलोमीटर में नहीं आएगा। और जब हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स को बढ़ाया था 9 मई के बाद, तो मैं बता रहा हूं अपने इंटरनल सोर्सेज से, पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली हो गया था। वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे ही उड़ रहे थे, इधर बॉर्डर के पास आने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए उस एयरक्राफ्ट को जो 300 किलोमीटर दूर उड़ रहा था S-400 ने मारा, जो लार्जेस्ट किल है सरफेस टू एयर मिसाइल की।
तो ये डर था S-400 का। तो इसलिए S-400 की जैसे ही फर्स्ट किल अचीव हुई, उसके बाद सारा एयर स्पेस खाली हो गया, जो बिल्डअप था वो खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास इस रेंज की कोई भी सरफेस टू एयर मिसाइल नहीं है जो एयरक्राफ्ट को काउंटर करती है। इसलिए S-400 का उसमें बहुत महत्व था। दूसरा सवाल था आपका मुनीर का। आपने देख ही लिया कि कैसे टैरिफ वॉर और अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक्स ही है ट्रंप की, कि मैं पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा अली पहली करूंगा, थोड़ी दोस्ती दिखाऊंगा, जब बल्कि उसे कोई मतलब है नहीं। तो इंडिया को थोड़ी सी जलन होगी। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुनीर जाए, शहबाज जाए, कोई भी जाए, कहां जा रहा है, क्या डील कर रहा है। अब हम इस लेवल पे नहीं है हम किसी के सामने झुक जाएंगे या हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। एवरी 6th पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इंडियन। अगर अमेरिका सामान पैदा करेगा तो खाएगा कौन? कंज्यूमर कहाँ है? कंज्यूमर तो इंडिया में है ना। मैं तो अपना सामान बना के इंडिया में ही बेच लूंगा। तो ये सब चीजों से हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही इन चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। बैक टू यू मनोज जी। विनोद कुमार शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों के जानकार। विनोद जी, जैसा कि तपेश चौधरी ने कहा है, क्योंकि कूटनीति एक बड़ा सवाल होता है, दो देशों के बीच जब डिप्लोमेसी होती है तो उसके बहुत सारे संकेत और संदेश भी होते हैं। लेकिन अमेरिका एक महाशक्ति के तौर पर है, वो अपने खेल खेलता रहता है। जिस तरीके से अब वो टैरिफ के मुद्दे पर उसने खेल खेला, अब वो पाकिस्तान के गलवैयाँ डाल रहा है। एक बार मुल्ला मुनीर मिल चुके हैं, दूसरी बार मुल्ला मुनीर फिर जा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं, और तीसरी तरफ भारत अपने शौर्य गाथा को लगातार ये बता रहा है। तो जिस बात का जिक्र तपेश जी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका गलवैयाँ कर रहा है तो वो करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी ऐसा ही मानते हैं? देखिए मनोज जी, बिल्कुल जो बात ग्रुप कैप्टन कह रहे हैं, मेरी सहमति है उस पर, बात सही है। लेकिन मैं उसको डिप्लोमेटिकली या जो डिप्लोमेसी के हिसाब से क्यों सही है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ या आपके दर्शकों को बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये जो पाकिस्तान और यूएस का ये नया संबंध या नए रिश्ते जो बढ़े हैं, इसको डिप्लोमेटिक लेवल पर देखना ठीक नहीं है। इसको मैं ट्रंप वर्सेस पाकिस्तान देखता हूँ। इसमें ट्रंप का अपना जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको कैटर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। अब इसमें पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डोलड्रम्स में है, पाकिस्तान को पैसे चाहिए सरवाइव करने के लिए, विकास करने के लिए नहीं। तो उनके पास जो उनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाए किसी भी तरीके से, लीगल तरीके से, इलीगल तरीके से और जो भी तरीके से वो। अब इसमें पाकिस्तान के साथ मुश्किल ये है कि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना से बहुत सारे पैसे ले चुका है और उसको चाइना को भी डील करना है। अब यहाँ पर बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, चाइना के साथ पाकिस्तान किस तरह से निभाएगा और यूएस के साथ किस तरह से निभाएगा, ये उनको मुश्किल वाली स्थिति है। अब भारत के साथ जो ये बात कह रहे हैं कि भारत को लगातार धमकी दे रहे हैं, मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूं कि उन्होंने समझौता कराया और क्या कराया। मैं इसी उस पर आ रहा हूं कि जो कंज्यूमर की बात हो रही है वो कंज्यूमर कई स्तर पर है। मैं उसमें एफएमसीजी से लेकर के आर्म एंड एम्युनिशन तक की बात कर रहा हूं। एफएमसीजी गुड्स से लेकर के जो भी चीजें हैं उसका मार्केट कहाँ है? भारत सबसे बड़ा मार्केट है। हथियार कौन खरीदेगा? उनका हथियार पाकिस्तान खरीदेगा या अफगानिस्तान खरीदेगा या और कोई देश खरीदेगा? उनको F-35 बेचना है तो भारत जैसा देश चाहिए, लेकिन भारत की अब मजबूरी नहीं रह गया है यूएस। अब वो बहुत सारे बाजार है। भारत अपने ग्राउंड पर इस मजबूती के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा है। मैं मंडेन एग्जांपल छोटा सा सब समझने के लिए बताता हूँ। सपोज कीजिए 3-4 मॉल हैं जहां पर आपकी जरूरत की चीजें मिलती हैं। एक मॉल जो है वहां पर चीजें जो है वो वहां का जो शॉपकीपर है वो बदतमीज है और अनाप शनाप दाम रखता है। तो आपके पास 2 और ऑप्शंस है ना, तो आप ब्लैकमेलिंग करते रहिए, हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शन। तो एक तो ये बात है। तो ये जो ऑप्शंस हैं इतने सारे हो गए हैं। और एक और बात, ये जो कहा जाता है कि वो सुपर पावर है, ये सुपर पावर वाला कॉन्सेप्ट भी अब खत्म इसलिए है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत भी अब सुपर पावर जैसा ही है। आप उसको दर्जा मत दीजिए, लेकिन बहुत सारे दृष्टि में भारत इमर्ज कर रहा है। कम से कम इमर्जिंग सुपर पावर तो उसको एक्सेप्ट करने लगा है और
हमारी डिप्लोमेसी जिस तरह से है, जिस तरह से हम यूरोपियन यूनियन को डील कर रहे हैं, जिस तरह से हम अमेरिका को डील कर रहे हैं, जिस तरह से हम रशिया के साथ बिहेव कर रहे हैं, और उससे ज्यादा जिस तरह से हम चीन के साथ बिहेव कर रहे हैं अभी, वो सारी चीजें बताती है। और ऐसा नहीं है कि ये वन साइडेड है, हम किसी पर अपने आप को थोप रहे हैं, वो एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट किए जा रहे हैं इन सारी जगहों पर। चाइना के साथ हमने नए वो दृष्टि अपना नया इक्वेशन शुरू किया है। ये अलग बात है कि चाइना के साथ हमको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन हम चौकन्ना हो करके बात करें। और ये सारी मैसेजिंग, ये डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स मैं इनको मानता हूं कि ये सारी मैसेजिंग अमेरिका को हो रही है कि आप इस तरह की बातें कीजिएगा तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमको फ्रांस हथियार देगा, हमको यूरोप से बहुत सारी जगहों से मिलेगा, रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, हमको दे रहा है, हम S-500 की डील करने के लिए जा रहे हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है कि रूस जो है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है और हमारे पास अभी 4.6 वो है। अमेरिका हमको जो है F-35, 36 देने की जो बात हो रही है, लेकिन अगर अमेरिका इसी तरह की बातें करता रहेगा और उसकी बातें जो है वो हमारे सेल्फ स्टीम को धक्का देती रहेंगी, तो हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से पार्लियामेंट में बहुत साफ तौर पर भारत का इंटरेस्ट रखा, बताया कि हम किसी दबाव में नहीं है, स्पेशली एग्रीकल्चर और बाकी सारे सेक्टर्स को लेकर के, वो बहुत साफ है। इसमें एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा मनोज जी, वो ये कि मुश्किल ये है कि हमको ग्लोबल जो कम्युनिटी है वो तो हमारे स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, हमारे साथ नजर आती है, लेकिन हमको जो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल जो मुश्किलें आ रही हैं, उसको डील करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। या वहां पर दिक्कत से ज्यादा ये है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड है, चीजों को देखना नहीं चाह रहे हैं। जैसे जब बात होती है कि 36 बार सीज फायर की बात हो गई, उसको तो माना जाएगा और उसको ट्वीट किया जाता है भारत के अपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि इस पर क्या जवाब है। लेकिन चाहे AP सिंह साहब बात करें, एयर चीफ मार्शल, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहे, चाहे गृह मंत्री कहें, चाहे रक्षा मंत्री कहें, चाहे विदेश मंत्री कहें, इनकी बात पर नहीं भरोसा करना। ये एक जो योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ये ज्यादा नुकसान है। बाकी डिप्लोमेसी, डिफेंस और इस तरह की चीजें जो हैं, उनमें हमको चैलेंज लोकल लेवल पर नहीं है, उनको हम बेहतर मतलब लोकल और ग्लोबली नहीं है। मतलब अगर हम एशिया रीजन की बात करें या यूरोपियन यूनियन की बात करें या अमेरिका से, जिन लोगों से भी हम डील कर रहे हैं, हमको वहां पर दिक्कत नहीं हो रही, हमको दिक्कत डोमेस्टिक लेवल पर हो रही, डोमेस्टिक फ्रंट पर हो रही है। हमारी ज्यादा एनर्जी डोमेस्टिक जो फ्रंट पर ज्यादा कंज्यूम हो रही है, ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। ये एक बड़ा संकट भारत के लिए है। भारत के मतलब मैं किसी सरकार के लिए इसको संकट नहीं मानता हूं, ये भारत के लिए संकट है। इसलिए कि जब क्राइसिस वाली सिचुएशन होती है, तो क्राइसिस वाली सिचुएशन में हमको एक देश के तौर पर बिहेव करना चाहिए। मैं उसको उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम जरूर खड़े नहीं उतरे। हम बहुत सारे मामलों में, स्पेशली अपोजिशन का जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। जी मनोज जी, संक्षेप में तो तपेश जी से कहना चाहता हूं। तपेश जी, आपने एक उदाहरण दिया कि अगर 100 मीटर की रेस है और बीच में क्रम्प आ जाता है तो आप क्रम्प की चर्चा मत कीजिए, चिंता इस बात की कीजिए या चर्चा इस बात की कीजिए कि रेस जीता कौन। विपक्ष बार बार, सरकार कह रही है कि हमने 5 विमान, लड़ाकू विमान गिरा दिए, एक बड़ा विमान गिरा दिया, लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि भाई ये तो बता दो कि हमारे कितने गिरे। पाकिस्तान 5 का दावा कर रहा है, तो इसमें बताने में क्या जाता है? भाई ठीक है, युद्ध होता है तो नुकसान हो जाता है, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, दिक्कत सिर्फ मोटिवेशन की है। देखिए, हर ऑपरेशन को जब प्लान किया जाता है तो एज एयरफोर्स वॉरियर मैं आपको बता सकता हूं कि कहीं ऐसा नहीं है कोई भी ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हो जाए, उसमें लेसन सीखने के लिए कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती हैं, और जब वो गलतियां होती हैं उन्हीं से लेसन आते हैं और तभी उन सीख के आप आगे रेक्टिफाई कर पाते हो। लेकिन अब बात इतनी सी है कि 2 पड़ोसियों में झगड़ा हुआ और बंद कमरे में हो गया, किसी ने देखा नहीं, एक ने 5 थप्पड़ मार दिए, एक ने 4 मार दिए।
अब कोई अपनी अपनी कहानी बताना नहीं चाह रहा, कमजोर नहीं पड़ना चाह रहा, इसलिए ये मैटर नहीं करता। क्योंकि इतने बड़े वॉर में जितना हमने नुकसान किया, अगर हमारे लॉसेस हुए, मैं बता रहा हूं हमारे लॉसेस हुए, और हमारे सीडीएस ने भी बताया लॉसेस हुए पहले दिन, और मैंने आपको ये बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि हमारा मिशन कितना ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव था, हमारी मिशन की क्रिटिकलिटी और वनरेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, हमारे ऊपर प्रहार हो रहे थे, हमने तब भी उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया, क्योंकि हमें मिलिट्री एम ये मिला था कि हमें किसी भी तरह इन 9 टारगेट्स को ध्वस्त करना है, और हमें क्योंकि हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स ऐसी बनाई थी कि हम खुद एस्केलेट नहीं करेंगे, तो ये खुद ही इतना एस्केलेटिव मैट्रिक्स के हिसाब से इतना रिस्की मिशन था, तो इसमें हमारे कुछ लॉसेज हो गए। देखिए, अगर मैं आपको 3 बोल दूं या 5 बोल दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस क्यों जानना चाहते हैं कि 3 मरे या 5 मरे? 5 मरे तो उनके भी 5 मरे बराबर हो गए क्या? अरे भैया, ऑब्जेक्टिव अलग था। हमने सरफेस टू एयर मिसाइल से उनके 5 एयरक्राफ्ट मारे जेट, जिसमें 2 F-16 भी शामिल हैं, ठीक है। तीसरा, हमने एक AEWNC और एलिंट एयरक्राफ्ट तबाह किया उनका, वो सरफेस टू एयर है। इसके अलावा जो हमने जैकोबाबाद में और भोलारी में और सरगोदा में जो मिसाइल मारी, उनसे जो ग्राउंड पे कितने तबाह हुए वो अलग है। मैं आपको इंडियन एयरफोर्स की एक काबिलियत बताता हूं जो शायद किसी चैनल ने नहीं बताई होगी, कि भोलारी एयरफील्ड पे उनका AEWNC जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट होता है, बेसिकली जो रडार्स नीचे होते हैं ग्राउंड पे, वो एयर में होते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर, वहीं से कंट्रोल होता है, उसकी पिकअप रेंजेस अच्छी होती है, तो इसलिए वो फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं उसको। वो उसकी 5 फीट की कंक्रीट की छत थी, सिर्फ AC डक्ट है उसमें 45 सेंटीमीटर 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का। मिसाइल ने उस 45 सेंटीमीटर बाई 45 सेंटीमीटर में जाके होल करके और अंदर उस एयरक्राफ्ट को तबाह किया, जिसमें उनके काफी एयरफोर्स के मैन भी मरे। तो दिस इज व्हाट इज द एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं हम। ये एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो दिया तो इस बात को समझना होगा, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। शुक्रिया हम करेंगे तपेश जी का, शुक्रिया हम करेंगे विनोद कुमार शुक्ला जी का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और जरूरी खबरों की, ब्रेक के बाद। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला।